हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सेक्शन पर। दोस्तों, आप सभी का DSSB PRT प्रीवियस पेपर की सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग चैप्टर वाइज CDP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस मास्टर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज ये हमारी क्लास नंबर 18 है। इससे पहली क्लासेस को अगर आपने मिस कर दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला और दमदार क्वेश्चन आपके सामने है। सेकंड चैप्टर के हम 210 क्वेश्चंस को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से 211वें क्वेश्चन से आज शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारक कौन कौन से हैं। आपसे पूछा है प्राइमरी एजेंट कौन से हैं जो कि किसी चाइल्ड के नेचर को या फिर यूँ कह लीजिए सोशल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए समकक्ष और मीडिया, जिसको हम पीयर्स एंड मीडिया कहेंगे। फैमिली एंड नेबर्स, परिवार और पड़ोसी। नेबर्स एंड पीयर्स, पड़ोसी और समकक्ष। या फैमिली एंड मीडिया। इन सारे ऑप्शंस में आपको देखना है जिसमें दोनों तरफ आपको प्राइमरी एजेंट देखने को मिले, प्राथमिक कारक देखने को मिले। तो देखिए मीडिया जिसमें आ जाएगा, ये तो ऑब्वियसली सेकेंडरी होने वाला है, तो इनको तो पहले ही हटा दो। ठीक है, अब ये बताओ पड़ोसी ज़्यादा नज़दीक होते हैं बच्चे के या फिर उसके पीयर ग्रुप्स। तो पीयर ग्रुप्स तो उसको खास करके स्कूल में जाने के बाद मिलेगी, समकक्ष है ना, यानी समान कक्षा में पढ़ने वाले, इसलिए ये भी सेकेंडरी हो जाएगा। बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए परिवार और पड़ोसी। ठीक है, यानी फैमिली एंड नेबर्स, यही वो प्राइमरी एजेंट्स है जो बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला एक और अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने है। कानून का पालन बनाम जीवन को बचाने के विचार पर चर्चा करने वाली जो हाइंज की डिलेमा है, किसके द्वारा दी गई थी। हाइंज डिलेमा किसने दिया था वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, बता दीजिए फटाफट से। ऑप्शन नंबर ए सिगमंड फ्रायड, कोहलबर्ग, जॉन बॉल्बी या फिर नोआम चॉम्स्की। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। हाइंज डिलेमा किसने बताया इसके बारे में, जल्दी से बताओ। बिल्कुल कोहलबर्ग ने बताया और नैतिक विकास का सिद्धांत भी इन्होंने दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। वाइगोत्स्की के अनुसार डैश और डैश शुरू में जीवन की उत्पत्ति से अलग यानी समांतर होते हैं, जो 3 वर्ष की आयु में अन्योन्याश्रित हो जाते हैं। इससे आप क्या समझोगे? यहाँ पर आपसे कहने की कोशिश करी गई है कि अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की डैश एंड डैश आर इनिशियली सेपरेट, यानी इनिशियली क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ लाइफ, बिकमिंग इंटरडिपेंडेंट एट द एज ऑफ 3। ठीक है, 3 साल का होते होते वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये लैंग्वेज और जीन्स के बारे में बात करी गई है यहाँ पर कि लैंग्वेज शुरू में क्या होती है, लैंग्वेज और जीन एक होते हैं, बाद में धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। या हेरिडिटी एंड थॉट, आनुवांशिकता और विचार। या फिर फैमिली एंड एनवायरनमेंट, जिसको हम कहते हैं परिवार और पर्यावरण। या फिर थॉट एंड लैंग्वेज, जिसको हम विचार और भाषा कहते हैं। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर वाइगोत्स्की ने बताया था कि शुरुआती जीवन में क्या होता है, भाषा और विचार जो है वो क्या होते हैं, शुरुआती जीवन में समांतर चलते हैं, अलग अलग होते हैं, और 3 वर्ष की आयु के बाद फिर वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में इन्होंने बात करी थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 2022 में ही पूछा गया है। बच्चे के परिवेश के बारे में उसके ज्ञान को समझने के लिए इंद्रियां किस अवस्था में शिक्षक के रूप में कार्य करती है। यानी वो बच्चा जो भी कुछ सीखता है, कौन सी वो स्टेज है जिसमें वो इंद्रियों को ही अपना शिक्षक मानता है, या यूँ कह लीजिए कि इंद्रियों की मदद से ही वो अपने वातावरण के साथ कनेक्ट फील कर पाता है, उसी से सब कुछ सीखता है। ऑप्शन नंबर ए संवेदी पेशी अवस्था, जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी फॉर्मल ऑपरेशनल यानी अमूर्त संक्रिया। तीसरा है प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक। चौथा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक। तो सही जवाब क्या होगा भैया? इंद्रिया किस में होती है शिक्षक के रूप में? सेंसरी मोटर स्टेज में, संवेदी पेशी अवस्था में, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। ठीक है, एकदम सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। चले फिर आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने।
गलत मिलान की पहचान आपको करनी है। पहला ऑप्शन है बहुप्रतिभा यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस, क्या ये हार्वर्ड गार्डनर ने दी? देखो गलत ढूंढना है तो ऑप्शन नंबर ए मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी? हार्वर्ड गार्डनर ने। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा देखो सामाजिक रचनावाद, ये सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, तो बिल्कुल ठीक है, ये वाला भी हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। तीसरा देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में किसने बताया? प्याजे ने बताया, तो ये भी एकदम सही है। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी, यही गलत होगा और वही हमसे पूछा गया था। यहाँ आपको कहा है संवेगात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये किसने दी? तो इमोशनल इंटेलिजेंस को गोलमैन ने प्रेजेंट किया था, ठीक है। इसके बारे में किसने? गोलमैन ने प्रस्तावित किया था ये सिद्धांत या प्रतिपादन किया था इस सिद्धांत का, सामवेगिक बुद्धि का सिद्धांत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गलत है और गलत ही यहाँ पर आपसे पूछा गया था। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है बालवाड़ी की अवधारणा यानी किंडरगार्टन का जो कॉन्सेप्ट आया था उसके अवधारणा का आधार है कि बच्चों की देखभाल की जानी चाहिए और बगीचे में पौधे की तरह बच्चे के बगीचे में पोषण किया जाना चाहिए। ये सिद्धांत जो है या फिर इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? पियाजे ने, रूसो ने, एरिक एरिक्सन ने या फिर फ्रोबेल महोदय ने, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन बेस्ड दैट चिल्ड्रन शुड बी टेकन केयर ऑफ एंड नरिश्ड इन चिल्ड्रंस गार्डन लाइक प्लांट्स इन द गार्डन वॉज गिवन बाय। तो ये जो सिद्धांत दिया था या ये अवधारणा जो है ये फ्रोबेल महोदय ने दी थी, तभी तो इनको किंडरगार्टन प्रणाली का जनक माना जाता है, ठीक है। किंडरगार्टन यानी बाल वाटिका या फिर यूँ कह लीजिए बालवाड़ी। आगे चले, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, 2022 में ही पूछा जा चुका है, ये लेटेस्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपसे क्या पूछा है? डैश व्यवस्था आरेखण जो अवधारणाओं के बीच संबंध को दर्शाते हैं और शिक्षक या शिक्षार्थी द्वारा बनाया जा सकता है, उसको क्या कहेंगे? अवधारणा मानचित्रण या फिर अर्थ संबंधी मानचित्रण या सार या फिर सूत्रों, क्या कहेंगे उसको? पूछा है डैश स्कीमेटिक ड्राइंग विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेप्ट एंड कैन बी बिल्ट आइदर बाय द टीचर और लर्नर, उसको क्या कहेंगे आप? कॉन्सेप्ट मैप कहेंगे यानी अवधारणा मानचित्रण कहेंगे, सिमेंटिक मैपिंग कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे, फॉर्मूला कहेंगे। तो देखो एक सिस्टमैटिक ड्राइंग यानी व्यवस्था आरेखन किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए या फिर यूँ कह लीजिए जब हम किसी काम को करने के लिए जो उसके बारे में सोचते हैं उसको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में लगा देते हैं, उसकी पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं कि पहले हम ये करेंगे फिर हम ये करेंगे, इसके बाद ये दो ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है, इसमें से हम इस वाले के साथ जाएंगे। तो यानी आपने एक मैप बना दिया, ठीक है, आपने एक कॉन्सेप्ट मैप बना दिया उस चीज़ को आसानी से समझने के लिए कि मुझे ये करना है और इस तरीके से मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक ड्राइंग को, जो हमें हेल्प करती है अपने कॉन्सेप्ट को समझने में, ठीक है। इसको टीचर और लर्नर कोई भी बना सकता है, इसको हम कहेंगे अवधारणा मानचित्रण या फिर यूँ कह लीजिए कॉन्सेप्ट मैप, ठीक है। समझ में आई सभी को? बिल्कुल बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किशोर अवस्था में मिजाज में कम महत्वपूर्ण कारक है? शैक्षणिक, परिवार के सदस्यों के साथ संघर्ष या परिवार से दूरी और नए रिश्ते बनना या फिर सहोदर प्रतिद्वंद्विता। पूछा गया है आपसे एट व्हाट एज डू सेंसेस वर्क्स एज द यहाँ पर आपसे पूछा गया है लेस इम्पोर्टेंट इन मूड इन अडोलेसेंस फैक्टर, यानी अडोलेसेंस के जो मूड होता है ना, उस मूड को अफेक्ट करने वाला कौन सा फैक्टर सबसे कम इम्पोर्टेंट है? तो परिवार के सदस्यों में यदि कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं तो जाहिर सी बात है वो उसके मूड पर यानी उसके मिजाज पर प्रभावित उसको करेंगे। तो ये तो फैक्टर है, इसमें पूछा है कौन सा नहीं है या यूँ कह लीजिए कम महत्वपूर्ण है। दूसरा है डिस्टेंसिंग फ्रॉम फैमिली एंड फॉर्मिंग न्यू रिलेशन, यानी जब परिवार से दूर हो जाता है बच्चा, नए रिश्ते बनाता है, तो यहाँ ये भी इस बच्चे को किशोर अवस्था में बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं।
है ना। इसके अलावा अपने सिबलिंग्स के साथ जब उनकी प्रतिद्वंद्विता होती है कि भाई वो देखो अपने भाई को देख रहे हो कितना अच्छा कर रहा है ना, तुमने आगे के बारे में कुछ नहीं सोचा, उसके नंबर देखो, है ना, तुम देखो वो कितना काम करता है, तुम कुछ नहीं करते हो। जब इस तरीके से उनके बीच में कंपैरिजन होने लगता है तो वो भी उस पर प्रभाव डालता है। तो कौन सा कम प्रभाव डालता है वही पूछा, तो बचा क्या, शैक्षणिक यानी एकेडमिक, यही यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी आगे चल लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ आपसे पूछा है उस अवस्था की पहचान करें जिसमें शिशु कामलिप्सा उनके जननांग पर कामोत्तेजक क्षेत्र के रूप में केंद्रित होती है। इसको थोड़ा इंग्लिश में समझोगे तो आपको ईजिली ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आइडेंटिफाई द स्टेज इन विच द इन्फेंट्स लिबिडो यानी उसकी डिज़ायर सेंटर्स अपॉन देयर जेनिटेलिया एज द इरोजनस जोन। आपको ध्यान है इसके बारे में किसने बात करी थी, कौन से मनोवैज्ञानिक ने इसके बारे में चर्चा करी है? आई होप आपको ध्यान होगा। सिगमंड फ्रायड महोदय याद है? बिल्कुल, सिगमंड फ्रायड महोदय ने ही सिगमंड फ्रायड महोदय ने ही क्या बताई थी, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था या मनोलैंगिक चरणों के बारे में बताया था। ठीक है, जिसमें एक अवस्था होती है फॉलिक स्टेज या फॉलिक चरण, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे ना, फॉलिक स्टेज ये होती है जब बच्चा 3 से 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और इस उम्र में ये एक और चीज़ समझ लीजिए, तीसरा चरण है। ठीक है, 6 चरण इन्होंने बताए थे, इसमें से तीसरा है और तीसरी स्टेज होती है 3 से 6 वर्ष के बच्चे इसके दायरे में आएंगे। ठीक है, अब इन्होंने बताया था कि इस समय यानी तीसरे चरण में बच्चा जननांगों पर क्या होता है, केंद्रित होता है। ठीक है, बिल्कुल, और इस समय में इस अवस्था में आते आते बच्चा स्त्री और पुरुष के मध्य जो आप कह सकते हैं शारीरिक अंतर होते हैं उनको पहचानने लगता है। इन्होंने 5 स्टेज दी थी, यहाँ पर 6 नहीं, इन्होंने 5 स्टेज दी थी जिनको मौखिक, गुदा, फॉलिक, गुप्त और जननांग, इस तरीके से इन 5 के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, 5 चरण के बारे में। सो गाइज़, ये रहा आपके सामने आपका अगला सवाल। इसमें पूछा गया है हम डैश कारकों को परिवार, पड़ोस, समुदाय, जाति, वर्ग और धर्म आदि में उपविभाजित कर सकते हैं। यानी इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप इनमें डिवाइड कर सकते हैं कि ये परिवार है, ये पड़ोस है, ये समुदाय है, ये जाति है, ये वर्ग है, ये धर्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सामाजिक लोकतांत्रिक कारक, आप डेमोक्रेटिक फैक्टर को इस तरीके से डिवाइड करते हैं, सब डिवाइड करते हैं, या सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर जिसको हम सामाजिक पर्यावरणीय कारक कहते हैं, या फिर सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक, या फिर सोशल कल्चरल फैक्टर सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, सामाजिक सांस्कृतिक कारक बिल्कुल सही हो जाएगा कि समाज और संस्कृति। ठीक है, इन्हीं के उपखंड कह लीजिए या फिर उपविभाजित कर सकते हैं हम इनको, परिवार में, पड़ोस में, समुदाय में, जाति, वर्ग, धर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑल राइट गाइज, चलिए अब आपके सामने है आज का अगला सवाल। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत मौलिक मनोवैज्ञानिक डैश के काम से विकसित हुआ। कौन से मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, ये पूछा है। और वे मानते थे कि माता पिता, देखभाल करता सहकर्मी और संस्कृति बड़े पैमाने पर उच्च कर्म के कार्यों को विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर आपसे पूछने की कोशिश करी गई है कि सोशियो कल्चरल थ्योरी डेवलप्ड फ्रॉम द वर्क ऑफ सेमिनल psychologist dash who believed that parents, caregivers, peers and culture were largely responsible for developing higher order functions. ऑप्शन नंबर ए रूसो, अल्बर्ट बंडूरा, लेव वाइगोत्स्की या फिर ब्लूम महोदय। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन लिख दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की ने दिया था कौन सा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये जिसको हम कहते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा, भले ही आप पूरा क्वेश्चन ना भी देखें तो यहीं से आपको ये आंसर क्लियर है। ये भी 2022 में ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, वस्तु स्थायित्व, आत्म पहचान, अस्थगित नकल और
प्रतिनिधित्वात्मक गतिविधि किस अवस्था की विशेषताएं हैं। ठीक है, ये सारी किसकी विशेषताएं हैं, ये आपसे पूछा है। विच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑब्जेक्ट परमानेंस, सेल्फ रिकॉग्निशन, डेफर्ड इमिटेशन एंड रिप्रेजेंटेशनल एक्टिविटी। आपको बताना है कौन सी स्टेज में ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल अमूर्त संक्रियात्मक या सेंसरी मोटर संवेदी पेशीय अवस्था। तो आप लोग जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस की का गुण है ना, या जिसको हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व, ये कहाँ से शुरुआत हो जाती है, ये सेंसरी मोटर स्टेज संवेदी पेशीय अवस्था की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाना चाहेंगे क्योंकि यही है इसका एकदम सही जवाब। और इस अवस्था में होता क्या है, संवेदी पेशीय अवस्था में बच्चा जो है अपने सेंसरी ऑर्गन या फिर यूँ कह लीजिए अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके सीखता है। ठीक है, इंद्रियों का प्रयोग करके बच्चा सीखता है अपने आसपास की चीज़ें। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, तो आपके सामने है आज का अगला सवाल। नीचे एक पदानुक्रम दिया गया है, इसके सही डोमेन को पहचाने। रिफ्लेक्स डैश मूलभूत मौलिक गतिविधियाँ डैश अवधारणात्मक क्षमताएं, शारीरिक क्षमताएं, कुशल आंदोलन, गैर विवेकपूर्ण संचार। अब इसको अगर हम समझने की कोशिश करें कि यहाँ कह क्या दिया गया है, तो ए हिरार्की इज गिवन बिलो, एक हिरार्की दी गई है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से डोमेन से रिलेटेड होगी। ठीक है, जो हमारे डोमेन होते हैं डेवलपमेंट के, उनमें से किसके साथ ये रिलेट होगी वो आपको बताना है। ठीक है, दोबारा बताती हूँ। रिफ्लेक्सिस बेसिक मोटर मूवमेंट, परसेप्चुअल एबिलिटीज़ स्किल्ड मूवमेंट, और यहाँ पर बात करी गई है शारीरिक क्षमताएं। ठीक है, फिजिकल स्किल्स जिसको हम कहते हैं, ये सब किससे रिलेटेड है आप ही बताओ। तो जहाँ बात करी गई है यहाँ पर मूवमेंट की, बेसिक मोटर मूवमेंट है ना, मूलभूत मौलिक गतिविधियाँ यानी फिजिकल आप कह सकते हैं फिजिकल मूवमेंट या स्किल्ड मूवमेंट, बेसिक मोटर मूवमेंट, ये सब किस में आएंगे। तो ये भाई जब क्वेश्चन में ही आ गया है साइकोमोटर या फिर बेसिक मोटर मूवमेंट, तो साइकोमोटर डोमेन में ही तो जाएंगे ये, कि जिसमें शरीर के जो हमारे अंग होते हैं है ना, चलना फिरना कूदना, इन सभी का इस्तेमाल हो, है ना, हाथों पैरों की जो मसल्स हैं इनका इस्तेमाल हो, मोटर स्किल्स का इस्तेमाल हो, उसको हम कहते हैं साइकोमोटर डोमेन। तो ये इसी से रिलेटेड हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड है सारी एक्टिविटीज़ जिनको हमने ऊपर देखा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस चरण पर शिशु जीववाद का प्रदर्शन करते हैं, इस अवस्था को पहचाने। वो कौन सी अवस्था है जिसमें शिशु को जो है वो एनिमलिज्म वाली जो फीलिंग होती है वो डेवलप होती है। ऑप्शन नंबर ए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, या सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सही जवाब आपको बताना है। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन बना है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, आपने देख ही लिया होगा पिछली क्लासेस में भी इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए तो बता देते हैं, जो जीववाद का प्रदर्शन करता है शिशु, इस विशेषता का, वो आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जिसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। अब इसकी एज बता दीजिए, या फिर इस स्टेज में कितने से कितने साल तक के बच्चे आते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, कौन से नंबर की ये स्टेज है ये आपको बताना है, और इसके अलावा और कौन कौन सी विशेषताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलती है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एनल स्टेज के दौरान प्राथमिक ध्यान डैश को नियंत्रित करने पर होता है, किसको, प्रेरणा कौशल, या मूत्राशय और मल त्याग, या भोजन करना, या फिर संज्ञानात्मक कौशल। देखो यहाँ पर फिर से आपका सिगमंड फ्रायड का जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है या मनोलैंगिक सिद्धांत है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया है। इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। इसमें पूछा है आपसे, ड्यूरिंग द एनल स्टेज द प्राइमरी फोकस ऑफ द लिबिडो वाज ऑन कंट्रोलिंग द, तो किसको कंट्रोल करने में फोकस होता है एनल स्टेज में, ये यहाँ पर आपसे बात करी गई है।
जब हम एनल स्टेज की बात करते हैं इसको हम हिंदी में कहते हैं गुदा, ठीक है, गुदा अवस्था कह लीजिए या चरण, ठीक है, गुदा अवस्था। इसमें क्या होता है, मूत्राशय और मल त्याग को नियंत्रित करने पर जो है प्राइमरी फोकस होता है बच्चे का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा चरण है इनके इस अवस्थाओं में, तो ये दूसरा चरण है, दूसरा चरण है, ठीक है, जिसमें बच्चा 18 माह से 3 वर्ष के बीच होता है, ठीक है। ये आ जाएंगे इस वाली अवस्था में जिसको हम एनल स्टेज या गुदावस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दोस्तों आपको क्लास समझ आई होगी, पसंद आई होगी और हर एक क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको क्लियर सटीक समझ में आया होगा। और अगर आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कल सुबह फिर मिलेंगे 9 बजे। धन्यवाद।